नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल करूंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने सोच लिया कि इस बार 100% सिलेक्शन लेना है तो फिर मेहनत से क्या घबराना। दोस्तों, अच्छे से मेहनत करनी है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल करूंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 22। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 21 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में 15 में से 15% सही होने चाहिए। और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पिछले वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन सभी के नोट्स बनाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 22 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों, पानी तथा खनिज लवण को जड़ से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले ऊतक हैं। ऑप्शन देखते हैं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, जाइलम, कैम्बियम। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पानी तथा खनिज लवण को जड़ से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले ऊतक हैं जाइलम। कौन है रे? जाइलम। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाला प्रश्न मेरे प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, विसूचिका, चेचक, लकवा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? चेचक से। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। ठीक है सर, ये विसूचिका रोग हमने कभी नहीं देखा, ये नया है। बिल्कुल, देखो विसूचिका बोलते हैं हेजा को। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है मेरे प्यारे भावी फौजियों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड है दोस्तों, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन संभालिए। देखिए, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। ऑप्शन देखते हैं, 1, 4, 7 और 10। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। देखिए, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। एक तो होते हैं अम्ल, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? एसिड। एक होते हैं क्षार, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बेस। ठीक है, और एक क्या होते हैं? लवण, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? साल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक याद रखना है, कई बच्चे अम्ल को लाल को नीला, लाल को नीला हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले अम्ल या एसिड के लिए एक ट्रिक याद रखनी है, केवल इसी से सब कुछ काम हो जाएगा। अनिल, क्या याद रखनी है? अनिल। देखो, ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? अम्ल। ठीक है, और ने का मतलब नीला और ला का मतलब लाल। इसका मतलब होता है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जबकि जो क्षार होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों? इसका उल्टा करना है। जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है,
अब आपको मैं और बताता हूँ एक्स्ट्रा पर्सन। जो अम्ल होते हैं ना दोस्तों, इनका पीएच मान होता है 0 से लेकर 6.9 तक। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से लेकर 6.9 तक। और जो क्षार है उनका पीएच मान होता है दोस्तों 7.1 से लेकर 14 तक। कई प्रजातियां 7 याद रखती है। 7 भाई साहब उदासीन विलयन का होता है पीएच मान। क्षार का पीएच मान स्टार्ट होता है 7.1 से लेकर 14 तक। अब देखिए हमारा प्रश्न हम दोबारा रीड करते हैं। क्या कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका मतलब क्या है बताओ? लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वो क्या है दोस्तों? क्षार है। और क्षार का पीएच मान 7.1 से लेकर 14 तक होता है। देखिए पहला ऑप्शन भी नहीं आएगा, जो दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा, तीसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? 10वां, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7.1 से ज्यादा होना चाहिए। तो केवल और केवल ऑप्शन में एक ऑप्शन है, वो है डी ऑप्शन 10। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। ऐसे ये प्रश्न अमल के लिए पूछा जा सकता है, तब आपका आंसर होगा 7 से कम। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रख लेना। नेक्स्ट धमाकेदार वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन बहुतायत में मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो खट्टे फलों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। अब देखिए विटामिन सी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पर्सन। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिकमल। क्या है दोस्तों? एस्कोर्बिकमल। ठीक है, याद रखना है एस्कोर्बिकमल। और ये भी याद रखना है कि विटामिन सी को ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन सी किस में सहायक है? घाव बढ़ने में सहायक है। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। ठीक है, और ये भी कभी कभार आपकी आर्मी के अंदर पूछ लिया जाता है कि स्कर्वी रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्या बताएंगे आप? दांत और, हाँ जी, दांत। केवल और केवल दांत और मसूड़े भी आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो दांतों और मसूड़ों के अंदर खून आने लगता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है दोस्तों। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है दोस्तों, हाँ जी, पर्सन संख्या 5 है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन देखते हैं। B1, B2, B12 और B3। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 के अंदर। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम भी याद रख लेना, साइनोकोबालेमिन। कोबालेमिन, ठीक है, साइनोकोबालेमिन। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन। ठीक है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन, राइबोफ्लेविन। और विटामिन जो B3 है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है। लो जी, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखने हैं दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6, हाँ जी, पर्सन संख्या 6 है दोस्तों, हाँ जी, निम्न में से किन तत्वों की हीनता का मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन देखते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है किन किन तत्वों की हीनता या कमी के कारण हड्डियां कमजोर और मुलायम हो जाती है। तो आपको याद रखना है कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। देखिए, कैल्शियम का प्रतीक Ca और फास्फोरस का प्रतीक P। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और फास्फोरस का 15। ठीक है, सब कुछ इंपोर्टेंट। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, कार्बन का 6, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, परमाणु क्रमांक 12। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। हाँ जी, अगर दोस्तों आपको सॉल्यूशन अगर अच्छा लगे
तो आप ईमानदारी से और भी बच्चों को जोड़िए दोस्तों, क्योंकि जो भी बच्चे इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो पिछले जो वीडियो अपलोड है उन सभी को लिखो। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे से जुड़ने वाला हर एक विद्यार्थी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छे से मेहनत करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन संख्या 7, पर्सन संख्या 7 है धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? ऑप्शन देखते हैं, जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो गाय के दूध का जो रंग होता है, गाय के दूध का जो रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा सा पीला होता है? कैरोटीन की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए कुछ प्रश्न आते हैं जो आपको मैं बता देता हूं। जैसे रक्त का जो रंग होता है, रक्त का रंग लाल होता है, वो किसकी वजह से होता है? रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग होता है दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक के कारण। अरे किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ठीक है, याद रख लेना। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बता देता हूं, क्या मांसपेशियों का लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है? तो आपको याद रखना है, मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। तो मैंने 3 एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न बताए। क्या बताए दोस्तों? कि रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। और मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, हाँ जी, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं, पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। ठीक है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। अब सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक आंसर देने वाले हैं, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। देखिए जो पितरस होता है ना दोस्तों, पितरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई। ईमानदारी से सारे भाई लोगों को कमेंट करना है कि पितरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? बताइए, पितरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? हाँ जी, जो भी बच्चा इसका सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके नाम की घोषणा की जाएगी कि किन किन बच्चों ने सही आंसर दिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सारे भाई लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि पितरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का अध्ययन होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। जबकि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, जबकि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है, और पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें होता है? बताइए, बोटनी के अंदर। ठीक है, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात है। और दोस्तों इन शाखाओं से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आता है, तो वो वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वीडियो के अंदर अपलोड वीडियो में खोज कर जाके देख लो फटाफट कि एक शाखाओं का वीडियो है और सभी शाखाएं लिख लो। इन शाखाओं के बाद कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का अध्ययन होता है। और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, और जीवाणु या बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुवेनहोक ने। ठीक है रे, अरे जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुवेनहोक ने। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10,
प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन देखते हैं, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए प्रकाश संश्लेषण या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, याद रख लेना भाई, फोटोसिंथेसिस, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पहले तो डिटेल से संभालो, हाँ जी, लपेटो, जचा के, दबा के। क्या देखो, ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे, ठीक है, अपना भोजन तैयार करते हैं। ये प्रश्न ही आया हुआ था आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर, क्या कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो आंसर था प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरे धमाकेदार वाले प्रश्न, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये पेड़ की पत्तियों में होती है सामान्यतः। किसमें होती है रे? पत्तियों में होती है सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः बोल रहा हूँ, सामान्यतः पत्तियों में होती है। ठीक है, और पत्तियों के अंदर कौन सा वर्णक होता है? देखिए कौन सा अंग होता है जिसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है? तो भाई साहब होता है हरित लवक। अरे क्या होता है? हरित लवक, जिसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। अरे क्या बोला जाता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हरित लवक के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये सामान्यतः पत्तियों में होती है। और पत्तियों में कौन से अंग के अंदर होती है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस काम में लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न को दोबारा रीड कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में। अब तो आप पेल दोगे, हाँ जी, मेरी सुनोगे भी नहीं और आप आंसर पेल दोगे कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 11 है, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरी कालजे की कोरों। प्रश्न संख्या 11, और देखते ही आप फोड़ दोगे इसको, जच्चा के दूसरे को पेल दोगे। हाँ जी, प्रश्न संख्या 11 है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ट्यूमर या कैंसर का अध्ययन करते हैं, उसका क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं, सीरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, क्रोमोलॉजी, यूरोलॉजी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ट्यूमर या कैंसर का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी। अरे क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, हाँ जी, प्रश्न संख्या 12 है, शरीर के किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? ऑप्शन देखते हैं, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एडिनलिन, ये सभी। तो बताइए शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो आपको याद रख लेना, इंसुलिन। अरे ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, ये किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन दोस्तों अग्नाशय या पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय या पैंक्रियाज। ठीक है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और अग्नाशय या पैंक्रियाज शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ऑप्शन देखते हैं, नोट, डॉप्सन, फेरेट और मैक्सवेल। तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट। अरे कौन सी है? डॉप्सन यूनिट। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और ये भी याद रखना है दोस्तों, क्या? हाँ जी, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, वर्धीकारी हार्मोन बनाया जाता है। वर्धीकारी हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं? बताइए, ऑप्शन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा,
हड्डियों द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्धीकारी हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन या जिन्हें जीएच हार्मोन बोला जाता है, ठीक है, ये किस ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं? पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। और इस पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वर्धी हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन देखते हैं, वसा, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन। तो लार किसके पाचन में मदद करती है दोस्तों? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब लार का पीएच मान भी याद रखना है कि लार का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान होता है 6.8। क्या होता है? 6.8। कैसी होती है? हल्की अम्लीय। लार कैसी होती है? हल्की अम्लीय। और ये भी याद रखना, लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बहुत बार पूछता है, टाइलिन का अन्य नाम है अमाइलेज। क्या नाम है? अमाइलेज, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टाइलिन एंजाइम किस में होता है? लार में पाया जाता है। और टाइलिन एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च या मंड के पाचन में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। तो लो जी, आज मैंने दोस्तों आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 22। तो दोस्तों आपके 15% में से कितने % सही हुए, ये सारे भाई लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो जो आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 21 टेस्ट के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को लिखें। दोस्तों आपका इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप बिल्कुल सभी प्रश्नों को लिख लें और बार बार रिवीजन लगा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।